नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई का जो अपना एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी के आज हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि आपके जो क्वेश्चंस वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं वह पूछे जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 का विद्रोह से लेकर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या पूछा गया है यहाँ पर। तो पहला सवाल पूछा जाता है कि डैश को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मनाया जाता है। तो किससे जो है भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मनाया गया, तो वह 1857 के विद्रोह को जो है भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मनाया गया 1857 को। अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन रहे, कोई भी 4 से 5 ऑप्शन रहे, तो आपको उसमें से सिर्फ यही ऑप्शन टिक करना है, 1857 का विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में मनाया गया। इसी से जुड़े हम कुछ नोट्स पर ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम वर्ष 1857 में लड़ा गया था। इसे 1857 के भारतीय सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। जो 1857 का जो युद्ध लड़ा गया था उसे भारतीय सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। और इसे जो है वीडी सावरकर जी के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा गया था। अगर आपसे ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम किसने कहा था इसे, तो वीडी सावरकर जी ने कहा था। जी हाँ, वीडी सावरकर जी ने। आप देखते हैं आगे यहाँ पर इसी में कुछ नोट्स है कि उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक लिखी। यह किसने लिखी थी, तो वीडी सावरकर जी ने जो किताब लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम के रूप में घोषित किया। अब देखिए यहीं पर आगे देख लेते हैं कि इस विद्रोह के दौरान जो लॉर्ड कैनिंग है वह भारत के गवर्नर जनरल यानी कि भारत के वायसरॉय थे। लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और कब से कब तक थे, तो 1856 से लेकर 1862 तक जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अब चलिए अगले सवाल की ओर देख लेते हैं। हम पहला सवाल देख लिया, इससे जुड़े 3-4 हमने टॉपिक भी देख लिए। 3-4 सवाल जो इससे जुड़े हुए आ सकते हैं, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम 1857 में लड़ा गया और इसे जो है वीडी सावरकर जी के द्वारा जो है भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम भी कहा गया था। अब देखिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल कि 1857 का विद्रोह जो है मुख्यतः डैश के कारण जो है विफल हुआ था। किसके कारण विफल हुआ था, तो योजना और नेतृत्व की कमी के कारण जो है विफल हुआ था। जो 1857 का जो विद्रोह था उसको विफल होने का जो मुख्य कारण था योजना और नेतृत्व की कमी। तो आपसे यह भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसा कि बीपीएससी टीआरई का जो पेपर है उसी से रिलेटेड ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब चलिए इससे जुड़े हुए कुछ नोट्स भी देख लेते हैं। देखिए कि 1857 का जो विद्रोह है स्थानीयकृत और गलत तरीके से संगठित था। जो 1857 का जो विद्रोह था वह स्थानीयकृत और गलत तरीके से संगठित था। अगर बात की जाए कि संचार सुविधाओं की कमी के कारण व्यापक रूप से फैली हुई छावनियों के सिपाही एक साथ कार्य नहीं कर सके, क्योंकि जो वहाँ का कुछ संचार सुविधा का कमी कारण हो गया, फिर व्यापक रूप से जो कुछ छावनियाँ जो फैली हुई थी उसके कारण सिपाही लोग जो थे एक साथ कार्य नहीं कर सकें। इसी के साथ देखिए कि सिपाहियों के सामने एक समान आदर्श का अभाव था। सिपाही लोग के सामने जो था वह एक समान आदर्श का अभाव हो गया था। इसी में दिल्ली के सिपाहियों ने मुग़ल गौरव को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया। दिल्ली के जो सिपाही लोग थे उन्होंने मुग़ल गौरव को पुनः प्राप्त करने का जो है निर्णय ले लिया था। इसी के साथ में देखिए कि ग्वालियर और कानपुर में नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। इसी समय जो है ग्वालियर और कानपुर में जो है नाना साहब को पेशवा जो है घोषित किया गया।
तो आप हमें बताइए कि पेशवा का मतलब क्या हुआ। हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप बताइए यहाँ पर पेशवा का अर्थ आखिर क्या हुआ। इसी समय देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के लिए लड़ाई भी लड़ी थी। जी हाँ, इस समय रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के लिए लड़ाई लड़ी थी 1857 में। आप सभी को पता भी होगा इस बारे में। इसी के साथ देखिए कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में रूढ़िवादी वर्ग अपने धर्म से संबंधित था। जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो रूढ़िवादी वर्ग हैं वह अपने धर्मों से संबंधित था और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में कोई भी एकता नहीं थी। जो 1857 का जो समय था उस समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में कोई भी एकता नहीं थी। अब चलिए जानते हैं कि कुछ जो विफलता के कारण थे, मुख्य जो 1857 में विद्रोह की विफलता के कुछ कारण थे, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रभावी नेतृत्व का अभाव था, फिर सामान्य लक्ष्य की कमी के कारण विशुद्ध संगठन का होना, यह एक जो मुख्य कारण था विफलता, विद्रोह का जो मुख्य कारण था यह था। फिर विद्रोहियों ने पुराने समय के हथियारों से लड़ाई लड़ी, जबकि अंग्रेज़ों ने सभी आधुनिक हथियारों का उपयोग किया था। तो फिर यह भी एक जो मुख्य कारण था 1857 का विद्रोह में विफलता पाने का, हारने का मुख्य कारण यह भी था। अब इसी के साथ देखिए कि अनेक स्थानों पर विद्रोहियों की क्रूरता से लोग डरे हुए थे। अनेक स्थानों पर विद्रोहियों की क्रूरता से लोग जो थे वह डरे हुए थे। अब चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल है यहाँ पर कि 11 मई 1857 को सिपाहियों के द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। 11 मई 1857 को सिपाहियों के द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। तो वह बहादुर शाह जफ़र को जो है 11 मई 1857 को सिपाहियों के द्वारा हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। या आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है बीपीएससी में कि बहादुर शाह जफ़र जी को सिपाहियों के द्वारा जो हिंदुस्तान का सम्राट कब घोषित किया गया था। तो वह 11 मई 1857 को। जी हाँ, 11 मई 1857 को। ठीक है, 11 मई 1857 को जो है वह हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था बहादुर शाह जफ़र को। अब चलिए इससे जुड़े हुए कुछ नोट्स देखिए। अगर नोट्स की बात कर लें तो विद्रोह करने वाले सैनिक जो थे 11 मई को दिल्ली पहुँचे, जो मुग़ल सम्राट की गद्दी थी। जो विद्रोह करने वाले जो सैनिक लोग थे वो 11 मई को ही दिल्ली पहुँच गए थे, जो मुग़ल सम्राट की गद्दी थी, जहाँ पर उसके बाद उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। उन्होंने उस शहर पर कब्जा कर लिया और मुग़ल बादशाह जो बहादुर शाह जफ़र था उसे हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया गया। इसी के साथ में विद्रोह जो है कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर और बिहार सहित उत्तरी भारत के कई स्थानों पर फैल चुका था। उस समय तब तक क्या हुआ, जिस समय बहादुर शाह जफ़र को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया, उसी समय जो है कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, ग्वालियर में और बिहार सहित जितने भी उत्तरी भारत के जो राज्य जो स्थान थे वह जगह पर फैल गया विद्रोह। अब देखिए इसी के साथ में कि बहादुर शाह जफ़र जो था भारत के अंतिम मुग़ल सम्राट और 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। जिस समय विद्रोहियों ने उनसे संपर्क किया उस समय कोई अन्य भारतीय राजा भी नहीं बचा था। बहादुर शाह जफ़र एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सभी राज्यों का नेतृत्व कर सकते थे। मतलब कि समझिए बात को यहाँ पर कि जो बहादुर शाह जफ़र ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो सभी राज्यों का नेतृत्व अकेले कर सकते थे। तो हमने तब तक 3 सवाल किए। 3 सवाल में हमने करीब 10 से 15 सवाल इम्पोर्टेंट आपको करा दिए, जैसा कि आपने पढ़ा हमसे। अब चलिए 4th सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4th सवाल में क्या पूछा गया देख लीजिए कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने कब पूरी तरह दबा दिया था। 1857 का जो विद्रोह था उसे अंग्रेज़ों ने कब जो है पूरी तरह दबा दिया था। तो 1857 का विद्रोह को अंग्रेज़ों ने
1859 में जो है 1859 में अंग्रेज़ों ने पूरी तरह दबा दिया था। 1859 में जो है उन्होंने अंग्रेज़ों ने पूरी तरह 1857 के विद्रोह को दबा दिया था। अब इसी के साथ इससे जुड़े हुए कुछ नोट्स देखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ भारत के इतिहास में एक प्रमुख घटना है। 1857 का विद्रोह समझिए आपके लिए इतना ज़रूरी है कि जो भारत में अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ भारत के इतिहास में एक प्रमुख घटना है। इसी के साथ देखिए 1857 का विद्रोह जो है 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। मेरठ से शुरू हुआ था। जी हाँ, 1857 का जो विद्रोह था वह 10 मई को शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हो चुका था। अब देखिए आगे यहाँ पर चर्बी वाले कारतूसों की शुरुआत जो है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। जो चर्बी वाले जो कारतूस का जो शुरुआत था वह 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण थी। इसी के साथ में देखिए 1857 के विद्रोह के फैलने का जो एक प्रमुख कारण जो है वह अधिक कराधान भी था। अधिक कराधान जो था वह 1857 के विद्रोह को फैलने का एक प्रमुख कारण भी यहाँ पर था। हमने बहुत से ऐसे कारण पढ़े इसमें 1857 के विद्रोह में। अब देखिए 1857 के दौरान जो है यानी कि 1857 के दौरान किसानों को भूमि कर के रूप में अधिक कर देना पड़ता था। यानी कि जो ज़मीन का जो टैक्स था उन्हें अधिक देना पड़ता था टैक्स के रूप में। अब चलिए हमने करीब 4 सवाल यहाँ पे कर लिए। इसी के साथ हम यहाँ 5वां सवाल करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 5वां नंबर सवाल में देख लीजिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब सैन्य विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था, तो वह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अब इसी से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स देखिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो 1857 के विद्रोह में जैसा कि मैंने बताया कि लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल था और यह करीब 1856 से लेकर 62 तक था। जी 1856 से लेकर 62 तक जो था भारत का गवर्नर जनरल था। इसी में देखिए कि लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए, जैसा कि मैंने बताया आपको ऊपर में। अब देखिए इसके कार्यकाल के दौरान आखिर क्या हुआ था। तो उसके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था जिसने वायसराय के पद को उसी व्यक्ति के पास बनाए रखा जो भारत का गवर्नर जनरल था। इसी के साथ उसी प्रकार जो है लॉर्ड कैनिंग ने भारत के पहले वायसराय के रूप में भी काम किया है। यानी कि वह भारत का गवर्नर जनरल भी था और भारत का पहला वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। अब चलिए देख लेते हैं कि उसके कार्यकाल में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में जो शामिल है वह कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो 1857 का विद्रोह जिसे वह सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम रहे। इसके साथ में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लागू करना जिसने भारत में एक विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। जी हाँ, जो भारत में एक विभागीय प्रणाली की शुरुआत की वह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है लागू करना था। इसी के साथ देख लीजिए 6 नंबर सवाल में यहाँ पे कि भारत में 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रारंभ में पटना का कमिश्नर आयुक्त कौन था। जैसा कि आपको पता है कि यह सब जो टॉपिक है बीपीएससी के लिए हम पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी टीआरई के लिए। तो जो यहाँ पूछा जा रहा है पटना के बारे में कि उस समय जो थे पटना के कमिश्नर कौन था। तो बात करें कि उस समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो उस समय पटना कमिश्नर के रूप में विलियम टेलर जो थे पटना के कमिश्नर के रूप में आयुक्त जो हैं वह थे पटना के कमिश्नर विलियम टेलर 1857 में। अब चलिए देख लीजिए विलियम टेलर के बारे में थोड़ा सा।
तो जो विलियम टायलर ने 1808 से लेकर 1892 ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक थे, जो 1829 से लेकर 1867 तक भारत में रहे थे। 1867 तक थे वह भारत में रहे थे। यह उनका जन्म तिथि 1808 से लेकर 1892 तक उनका जन्म तिथि है, जो कि 1829 से लेकर 1867 तक भारत में रहे थे। इसी के साथ में वह 1855 में पटना के कमिश्नर बने और 1857 से लेकर 1857 में जो है 1857 के सिपाही विद्रोह का दमन में शामिल भी हुए थे। अब देखिए 7वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल है कि मंगल पांडे को डैश को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को जो है बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी जो है 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। इसी से जुड़े हुए कुछ नोट्स तो देख लेते हैं हम यहाँ पर कि मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के साथ में वह ब्रिटिश इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। अगर पूछा गया कि मंगल पांडे बताइए किस रेजिमेंट के सिपाही थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, जी हाँ 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो सिपाही थे वह मंगल पांडे थे। अब देखिए अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पर आगे कि 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर उनके हमले के कारण जो है मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को 29 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दी गई थी। तब यहाँ देखिए कि जो मंगल पांडे को है 1857 में 29 वर्ष की आयु में जो है फांसी दी गई थी। इसी के साथ में देख लिया जाए यहाँ पर कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारत के नई इनफील्ड राइफल पेश की गई थी, जो चारों ओर यह अफवाह चल रही थी कि कारतूसों में जो है पशुओं की चर्बी, मुख्य रूप से सूअरों और गायों की चर्बी लगी होती है। जो मुख्य रूप से जो है कारतूसों में जो है सूअरों और गायों की जो है चर्बी लगी होती है। इसी के साथ में देख लिया जाए यहाँ पर राइफल का उपयोग करने के लिए, बंदूक को लोड करने के लिए सैनिकों को जो है चर्बी वाले कारतूस के सिरों को काटना पड़ता था, चूँकि गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र पशु है और सूअर जो है मुसलमान के लिए घृणित माने जाते हैं। भारतीय सैनिकों द्वारा इसका उपयोग विवादास्पद माना जाता था। इसी के साथ में देख लिया जाए कि भारतीय सैनिकों ने विचार किया कि अंग्रेज़ों ने भारतीय सैनिकों के धर्म को अपमान करने के उद्देश्य से ऐसा किया था। कोलकाता के निकट बैरकपुर मैदान में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। जी हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। बीपीएससी में यह सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको टिक करना है 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? बैरकपुर मैदान में फांसी दी गई थी। तो आपसे कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जैसा कि आपसे यह भी पूछा जाएगा कि बताइए मंगल पांडे जो है किस रेजिमेंट के सिपाही थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे। इसी के साथ में बहुत सारे इम्पोर्टेंट आपके लिए नोट्स यहाँ पर मैंने तैयार किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो विलियम टायलर के बारे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक थे, तो जो 1829 से लेकर 1867 तक भारत में रहे थे। ये सारे नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो अगर आपको यह पूरी क्लास अच्छी लगी होगी, जो कि बीपीएससी टीआरई के लिए था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड हमने जो मैक्सिमम सवाल आपसे यहाँ पे साझा कर दिए, आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको यह पूरे क्लास अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।